साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई छोटी से छोटी खबर, बड़ी से बड़ी खबर, तमाम तरह की खबरों पर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई खबर मिलती है तो वो उस खबर को पढ़ भी रहे हैं तो सुन भी रहे। साथियों, 8वां वेतन आयोग भले ही वेतन और पेंशन से जुड़ा हुआ, पर उससे बढ़कर ये कर्मचारी पेंशनर के जीवन यापन से जुड़ा हुआ, उनकी जेब से जुड़ा हुआ। साथियों, 8वां वेतन आयोग कर्मचारी और पेंशनरों पर तो प्रभाव डालेगा। इसका क्या प्रभाव और हो सकता है, वो भी आजकल जो विशेषज्ञ हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, वो भी आ रहे हैं, उनके भी लेख आ रहे हैं, रिपोर्ट आ रही कि बाजार पर 8वें वेतन आयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश की जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शेयर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाजार किस रफ्तार से आगे चलेगा। क्योंकि जब पैसा हाथ में आएगा तो पैसा वापस बाजार में घूम के जाएगा, पैसा खर्च करने की रफ्तार तेज होगी तो देश की अर्थव्यवस्था को भी उससे ऊपर आएगी। साथियों, इसी बीच एक खबर आ रही है केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों से जुड़ी हुई, खासकर पेंशनरों से जुड़ी हुई। साथियों, सबको मालूम है कि 10 साल के बाद में पे कमीशन आता है, पर महंगाई भत्ता डीए, डियरनेस अलाउंस साल में 2 बार आता है। पर अगर जो महंगाई भत्ता की गणना में अगर बदलाव किया जाए तो 10 साल का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ेगी उसी रफ्तार से हर 6 महीने में आपके हाथ में पैसे आते रहेंगे महंगाई भत्ते के नाम से। पर अगर जो गणना, जो महंगाई भत्ता, जो डीए की गणना आज के समय की जा रही है, क्या वो उचित है? क्या उस गणना से कुछ राहत मिलती है केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनरों को? तो साथियों, इसके ऊपर अब जो दबाव बनाया जा रहा है 8वें वेतन आयोग के ऊपर कि जो महंगाई भत्ता की गणना है उसको नया सिस्टम होना चाहिए उस गणना को मापने का। तो इसी पर एक बड़ी खबर आई है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। इसका सीधा फायदा लाखों पेंशनरों को होगा अगर 8वें वेतन आयोग में डीए, महंगाई भत्ते की गणना का सिस्टम नया किया जाए तो। साथियों, एक छोटी सी बात अगर आप भूल गए हों, स्यून पे कमीशन को याद करो। उस समय जो मिनिमम वेतन होता था वो 7,000 होता था, पर डीए 125% था। मतलब जो आपका न्यूनतम वेतन था उससे ज्यादा आपको डीए मिल रहा था, 125। तो साथियों, अब जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठनों ने लगातार मांग कर रहे हैं, उसी के ऊपर एक रिपोर्ट आई है जो आप लोगों को भी सुननी चाहिए। क्या महंगाई भत्ता डीए गणना के नियम में बदलाव होगा? नया फार्मूला सरकारी वेतन और पेंशन भुगतान को कैसे प्रभावित कर सकता है? महंगाई भत्ता की गणना के फार्मूले में बदलाव की मांग एक बार फिर चर्चा में है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन और अन्य कर्मचारी संघों ने, जो देश का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संगठन है, सरकार से आग्रह किया कि पेंशन और वेतन की गणना के लिए मुद्रास्फीति पूर्ति की प्रक्रिया पर पूर्ण विचार किया जाए। साथियों, इसका सीधा मतलब है कि अगर डीए की गणना नए फार्मूले के तहत होती है तो साल में 2 बार आपकी पेंशन बढ़ेगी। अभी आप जो डीए ले रहे हो तो कभी 1%, कभी 2%, 2% से ऊपर जा ही नहीं रहा। कभी कभी अब पिछले 11 सालों में देख लो कि डीए आज भी 58% पे खड़ा है। अगर डीए आज 100% से ज्यादा होता तो आज आपको 8वें वेतन आयोग में एक ठीक ठाक फिटमेंट फैक्टर मिलता। पर अब डीए ही 60% होगा, क्योंकि 2% और कभी भी घोषणा हो सकती है। तो आपका फिटमेंट फैक्टर जा कहां रहा है? 1.90 के करीब या 1.92 के करीब। अगर जो मांग कर रहे हैं कि 2.86 चाहिए या 3 पॉइंट चाहिए, तो उससे पहले ये भी देखो कि डीए कितना है। अगर डीए 100% से ऊपर होता तो वाकई में फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बनना था।
हालांकि अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि सरकार महंगाई भत्ते के फार्मूले में बदलाव करेगी, लेकिन यह मुद्दा ऐसे समय में जोर पकड़ रहा है जब 8वें वेतन आयोग ने अपने 18 सूत्री प्रश्नावली के जवाब जमा करने की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी है। महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन का एक महत्वपूर्ण घटक है। मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आधार पर इसे साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है, जिसका सीधा फायदा वेतन भोगियों को और पेंशन भोगियों को मिलता है। हालांकि यूनियनों का तर्क है कि मौजूदा पद्धति आज की अर्थव्यवस्था में जीवन यापन की वास्तविक लागत को प्रतिबिंबित नहीं करती। मतलब जो आज डीए की गणना हो रही है वो आज की मौजूदा जो महंगाई है उसमें कोई राहत देने का काम नहीं कर रही कि 2% बढ़ा दिया तो जिसका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है या 18,000 रुपये पेंशन है तो उसको 400 साढ़े 400 रुपये बढ़ रही है, तो इसका फायदा क्या मिल रहा है? 400 रुपये में कोई महंगाई कम नहीं हो रही। यूनियन ने महंगाई भत्ता के फार्मूले में बदलाव की मांग क्यों कर रही है? AITUC और अन्य कर्मचारी संगठनों का मानना है कि वर्तमान प्रणाली वास्तविक घरेलू खर्चों को कम करके आंकती है। उनका मुख्य तर्क यह है कि जीवन व्यय वर्षों में कई गुना बढ़ गया, लेकिन महंगाई भत्ता की गणना का सूत्र वही रहा है। 2 प्रमुख मांगे सामने आती हैं। परिवार के आकार में संशोधन। वर्तमान सूत्र में 3 उपभोग इकाइयों वाले परिवार को माना गया है। यूनियन ने आश्रित माता पिता को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाकर 5 सदस्य करना चाहती है। आधुनिक खर्चों का समावेश इंटरनेट, डिजिटल सेवाएं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसी लागतें अब आवश्यक है, लेकिन इन्हें पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है। महंगाई भत्ता के अलावा यूनियनों ने कई व्यापक मांगे भी उठाई हैं, जिनमें डीए के मूल वेतन में मिलाना, 8वें वेतन आयोग के तहत बेहतर फिटमेंट फैक्टर, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा लाभों में सुधार करना शामिल है। इन सभी मांगों का उद्देश्य वेतन को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाना है। महंगाई भत्ता की गणना अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मुख्य सूचक AICPI IW का उपभोग करके की जाती है। प्रतिशत वृद्धि मुद्रास्फीति के रुझानों को दर्शाती है और इसे मूल वेतन में जोड़ा जाता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार वर्तमान दैनिक भत्ता डीए 58% जुलाई 2025 से प्रभावी है। अनुमानित दैनिक आय जनवरी 2026 60% से अधिक होने की संभावना है। यूनियनों का यह भी मत है कि चूंकि वर्तमान महंगाई भत्ता 50% से अधिक है, इसलिए इसे मौजूदा मूल वेतन में मिला देना चाहिए। ऐसा विलय 2005 में 5वें वेतन आयोग के दौरान हुआ था, लेकिन इसके बाद से यह प्रथा नहीं चली। यहाँ तक कि 6वें वेतन आयोग के कार्यकाल में जब डी 125% से अधिक हो गया था तब भी नहीं। लेकिन कर्मचारी संघ सरकार से अंतरिम राहत के रूप में महंगाई भत्ता और मूल वेतन के विलय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका तर्क है कि 8वें वेतन आयोग का क्रियान्वयन अभी भी कम से कम 18 से 24 महीने दूर है। 1957 में अपनाई गई एक्वार्ड फार्मूला न्यूनतम मजदूरी की गणना का आधार है। यह पोषण संबंधी आवश्यकताओं 2700 कैलोरी दिन, वस्त्र, आवास और एक मानक 3 इकाई परिवार मॉडल पर केंद्रित है। हालांकि यूनियनों का तर्क है कि यह ढांचा पुराना हो चुका है। उनकी मुख्य चिंता यह है कि यह आधुनिक पारिवारिक संरचनाओं को प्रतिबिंबित नहीं करता और डिजिटल तथा जीवन शैली संबंधी खर्चों की अनदेखी करता है। एक चिंता यह भी है कि यह बुनियादी जीवन यापन पर अधिक केंद्रित है, जीवन की गुणवत्ता पर नहीं, और यह सूत्र शहरी लागत दबाव को भी ध्यान में नहीं रखता। चूंकि महंगाई भत्ता और न्यूनतम वेतन की गणना इसी ढांचे से जुड़ी हुई है, इसलिए इसमें संशोधन करने से व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। यदि डीए का फार्मूला बदल दिया जाए तो क्या होगा? यदि सरकार फार्मूले में संशोधन की मांग स्वीकार कर लेती है तो इसका प्रभाव काफी महत्वपूर्ण हो सकता है और सबसे ज्यादा प्रभाव इसका पेंशनर पे पड़ेगा, क्योंकि साल में 2 बार सीधे तौर पर उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है। तो वेतन भोगियों को तो और भी ज्यादा इसका फायदा होगा, क्योंकि उनका वेतन भी बढ़ता है तो भत्तों में भी बढ़ोतरी होती है। उच्चतर मूल वेतन उपभोग इकाई की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने से न्यूनतम वेतन 30,000 से अधिक हो सकता है, जबकि वर्तमान में यह 18,000 है। तो सीधा है कि जो 18,000 रुपये है वो 3 यूनिट पे दिया जाता है, मतलब 3 यूनिट कर्मचारी और उसकी पत्नी और उसके बच्चे। अगर 5 कर दिया जाए तो ये 18,000 सीधा 30,000 हो जाए, क्योंकि उनको भी 2700 कैलोरी प्रतिदिन का चाहिए, वस्त्र चाहिए, एजुकेशन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, सारी चीजें चाहिए।
डीए का पुनर्मूल्यांकन, चूंकि डीए की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है, इसलिए उच्च आधार का अर्थ है उच्च डीए भुगतान और बड़ी आवधिक वृद्धि। पेंशन में वृद्धि, पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलता है क्योंकि पेंशन अंतिम प्राप्त वेतन से जुड़ी होती है और महंगाई राहत महंगाई भत्ते के साथ बढ़ती है। वेतन समायोजन कारक में उछाल, वेतन संशोधन में प्रयुक्त समायोजन कारक में तीव्र वृद्धि हो सकती है, जिससे नई वेतन संरचना में कुल वेतन 50-60% या उससे अधिक की वृद्धि हो सकती है। लेकिन चुनौतियां क्या हैं? मांग के बावजूद ऐसे बदलाव को लागू करना आसान नहीं है। वित्तीय दबाव, वेतन और पेंशन में तीव्र वृद्धि से सरकारी व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। डेटा की जटिलता, पूरे भारत में जीवन यापन लागत का यथार्थी आकलन करना कठिन है। क्षेत्रीय विभिन्नता, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में लागत में व्यापक अंतर होता है। नीतिगत संतुलन, सरकार को कर्मचारी कल्याण और राजकोषीय अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। इसी वजह से पिछली वेतन आयोग ने सतर्क दृष्टिकोण अपनाया था। 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल इसके औपचारिक संविधान और विस्तृत रूपरेखा का इंतजार है। उपयुक्तता कारक, न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते के विलय को लेकर चर्चाएं जारी हैं। कर्मचारी संघ सक्रिय रूप से सिफारिशें प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें महंगाई भत्ता के फार्मूले में संशोधन भी शामिल है। यह आयोग यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा कि ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन व्यवहार्य है या नहीं। जनवरी 2026 के लिए महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की घोषणा जल्दी होने की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। अनुमानित वृद्धि के अनुसार आंकड़ों से पता चलता है कि इसमें लगभग 2% की बढ़ोतरी होगी, जिससे डीए 60% या उससे अधिक हो जाएगा। कर्मचारियों को जनवरी से मार्च की अवधि का बकाया भुगतान प्राप्त होगा। तो साथियों, ये एक बड़ी रिपोर्ट है, क्योंकि अब जो ये मांग उठ रही है और अब भी ये सरकार के पास में भी जा रही है, आयोग के पास में भी जा रही है। ऐसा नहीं है कि जो डीए का फार्मूला, जो गणना है, जो सिस्टम की बात हो रही है कि इसका ढांचा बहुत पुराना हो चुका है, तो वो आज होने लगी है या 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन के बाद में हो रही है। नहीं, ये पिछले कई सालों से मांग चल रही है कि जो डीए महंगाई भत्ता की गणने का जो फार्मूला, जो ढांचा है, वो बिल्कुल पुराना हो चुका है। मतलब उसके अंदर जंग लग चुकी है। अगर वो उस डीए के फार्मूलों को अलग सिस्टम से, एक नए सिस्टम से लिया जाए, तो वाकई में साल में 2 बार वेतन और पेंशन की बढ़ोतरी होगी। पर अब जो बढ़ोतरी हो रही है वो बिल्कुल मामूली हो रही है, बिल्कुल मामूली, जिसका कोई अंतर नहीं पड़ रहा या कोई फर्क प्रभाव पड़ रहा हो कर्मचारी और पेंशनर के जीवन पे। अगर 2% बढ़ रहा है तो 400 रुपये की बढ़ोतरी, 400 रुपये मिल रहे हैं, तो 400 रुपये में महंगाई थोड़ी कम हो जाएगी। तो साथियों, नमस्कार, जय हिंद।